हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन यही आता है कि फाइनेंशियल मार्केट आया ही क्यों। सी कुछ लोगों के पास सरप्लस मनी थी और कुछ लोगों को मनी चाहिए थी, जैसे बिजनेसमैन हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट को भी मनी चाहिए। तो अ, एक बीच में इंटरमीडिएटरी आ गया जिसे हम बैंक कहते हैं। इन सब ये तो हमें पता ही है। बट अब जो ये कॉमन मैन भी था, हम लोग हैं, हम लोग को ज़्यादा पैसे चाहिए था, इतना इंटरेस्ट रेट बैंक दे नहीं सकता था। और कई बार क्या होता था, बैंक को लॉस भी हो जाता था जब वो आगे इन्वेस्ट करता था। तो बैंक अभी भी इंटरमीडिएटरी बना रहा, बट उसने कहा कि क्या करते हैं यार, आप लोगों का पैसा ना कंपनी में लगा देते हैं। नीचे टैक्स वो कंडीशंस दे दी कि अगर डूबेगा तो आपकी गलती है, और अगर आपको प्रॉफ़िट होता है तो वो प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये फाइनेंशियल मार्केट आया था। बैंक क्या है? ये भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है। इसके अलावा कौन-कौन है? म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन ट्रस्ट है। ये सब भी इंटरमीडिएटरी है जो कि फाइनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो ऑब्वियसली फिर ये आया ही क्यों, किसी के पास सरप्लस फंड था, किसी को नीड थी फंड की, तो ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट आ गया बीच में, वरना कहाँ धक्के खाते रहेंगे लोग। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मार्केट का वो ऐसा है, एक तरफ इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में मनी मार्केट क्या है, जब हम लोग को ना ज़रूरत होती है, लाइक कम टाइम के लिए पैसों की, कि हाँ ठीक है, मिसमैच हो गया है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ गई, जैसे गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कुछ-कुछ टाइम बाद, कि हाँ जो डेवलपमेंट स्कीम है उसमें ज़्यादा पैसा लगाना है, बट पैसा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बोरो कर लिया। किसके थ्रू कर लिया? ट्रेज़री बिल्स के थ्रू कर लिया, वगैरह-वगैरह। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी की डिमांड होती है, तो उसे मनी मार्केट कहते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 साल से कम, और जब लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड होती है, तो उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। इस मनी मार्केट का रेगुलेटर से आरबीआई है, और कैपिटल मार्केट का सेबी है। इसके इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट मतलब इश्यू कर रहे हैं सिक्योरिटीज़, और जब इश्यू करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम इश्यू कर रहे हैं, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? ये कौन-सी कंपनी कर सकती है? लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों कर सकती है। अब जो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज़ आती है जनरली, तो वो अपने यहाँ पर अब स्टॉक ट्रेड हो सकते हैं। जो यहाँ पर पहली बार बिक चुके हैं, अब वहाँ पर ये यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है उन स्टॉक्स की, तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेबल, ठीक है? नाउ इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से मनी मार्केट के? तो रेपो रेपो और रिवर्स रेपो, ठीक है? ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं मनी मार्केट के, क्योंकि ये यूज़ कहाँ होते हैं? जब भी हमें मिसमैच हो जाता है और हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। मिसमैच किसमें हो जाता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है बट पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए ही काम आते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इनका भी 1 साल से कम ही होता है। तो यहाँ पर वही वाला केस है, एलटीआरओ इसमें नहीं आता क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है, 3 साल हो जाता है। एलटीआर मतलब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। टी बिल्स का देख लेते हैं। टी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेज़री बिल्स। तो इसे सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इश्यू कर सकती है। ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देते यहाँ पर गवर्नमेंट। इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है अपना, बिल्कुल मिल जाता है इन्वेस्टर को रिटर्न। बट कैसे मिलता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो मिल नहीं रहा, फिर इन्वेस्ट क्यों करेगा इन्वेस्टर? क्योंकि ये जो ट्रेज़री बिल होते हैं उन्हें हम डिस्काउंटेड प्राइस पर देते हैं, और जो रिडीम करते हैं वो फेस वैल्यू पे करते हैं। मतलब ₹90 का दे दिया और 1 साल बाद आप यार ₹100 ले लेना हमसे। ठीक है, तो ₹10 का प्रॉफ़िट तो हो रहा है, बट इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा। ऑक्शन कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके लिए करता है? सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए साफ मना है कि नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म हो गया, ये कैपिटल मार्केट में आएगा, तो आगे पढ़ेंगे। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? सेम ट्रेज़री बिल ही होता है, बट ट्रेज़री बिल क्या होता है, 91 डेज़, 180 2 डेज़, 364 डेज़ के लिए होता है। बट अगर कम के लिए चाहिए हो तो क्या करें? 90 डेज़ से कम के लिए अगर पैसा चाहिए हो तो क्या करें? तो कैश मैनेजमेंट बिल है, और सारी चीज़ें सेम है।
कॉल मनी, नोटिस मनी, इंटरबैंक मनी ये सब क्या चीज़ है? एक बैंक है, उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरा बैंक है उसके पास एक्सेस फंड है। तो अब क्या करेगा ये बैंक इसे पैसे दे देगा और इससे क्या चार्ज करेगा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। 1 दिन के लिए पैसे दे रहा है तो उसे कॉल मनी कहेंगे, मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन है। 2 से 4 14 दिनों के लिए दे रहा है तो नोटिस मनी कहेंगे, 15 दिनों के लिए 15 दिनों से ज़्यादा के लिए दे रहा है तो उसे टर्म मनी कहेंगे। क्यों बोरो करता है दूसरे बैंक से? यार एक तो वही टेम्परेरी मिसमैच हो जाता है फंड में तो इसलिए सीआरआर और एसएलआर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करने के लिए बोरो कर लेते हैं। और या फिर कोई भी सडन लार्ज आउटफ्लो फंड होता है, किसी ने माँग लिया कि हाँ 2-4 बिलियन डॉलर दे दो मुझे तो चाहिए, उन्हीं का पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए बोरो कर लेते हैं। अ, वरना ट्रस्ट खत्म हो जाएगा ना अगर नहीं देंगे पैसा। सो इधर आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट पर आते हैं। ये कुछ नहीं है फिक्स्ड डिपॉज़िट जैसा है एक डिटरमाइंड पीरियड के लिए कि यार पैसा जमा कर दो, हम आपको एक अच्छा-सा इंटरेस्ट प्रीमियम देंगे, लाइक 8 से 10% के बीच में दे देंगे, आप प्लीज़ जमा कर दो और 3 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ। मिनिमम कितना जमा कर सकते हो आप? 1 लाख जमा कर सकते हो, ठीक है? अ, सेफ़र होता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड के मुकाबले में, कौन-कौन कर सकता है? इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और इवन क्या होते हैं ये? एनआरआईज़। हाँ, ऑब्वियसली एनआरआईज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है कॉमर्शियल पेपर क्या होता है कॉमर्शियल पेपर मतलब ये कंपनीज़ इश्यू करती है कि यार हमें भी पैसों की कमी पड़ गई है या नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो लगा दो। बट इसके लिए कोई कोलैटरल नहीं दे रही है, ठीक है? ये अनसिक्योर्ड इसीलिए होते हैं। कोलैटरल नहीं देगी तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड हो जाएगा, फिर क्यों लगाएँगे? क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होती है और ये प्रॉमिसरी नोट देती है कि यार हम ना आपको पैसे वापस कर देंगे। जैसे टाटा माँगे, अंबानी माँगे, तो ऑब्वियसली उनकी कोई फेस वैल्यू है, तो उन्हें हम लोग पैसा दे देते हैं। ये तो क्या कोई भी कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं यार, इसके लिए बहुत ही हाई क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, जनरली एएए, ट्रिपल ए प्लस वालों को ही मिलती है और लोगों को नहीं मिलती है। अ, सो ये कॉमर्शियल पेपर हो गया अपना, वही ये डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे बिकती है बट इसमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं है वो ट्रेज़री बिल की जगह कि डिस्काउंटेड फेस वैल्यू मिले और इंटरेस्ट रेट ना मिले, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलता है। मिनिमम डिपॉज़िट 5 लाख रुपए है, रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई है क्योंकि अनसिक्योर्ड है, रिस्क इसलिए हाई है, ठीक है? कंपनी एलिजिबल टू इश्यू कमर्शियल पेपर कौन-कौन कर सकती है जिसके पास टेंजिबल मिनिमम वर्थ हो उसकी 4 करोड़ और हाइली रेटेड हो। कहाँ पर हाइली रेटेड हो? सीआरए में क्रेडिट रेटिंग एसोसिएशन के थ्रू हाइली रेटेड हो, ठीक है? और इन सीआरए को कौन अप्रूव करता है? सेबी अप्रूव करता है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका कमर्शियल बिल और ट्रेड बिल। कमर्शियल बिल और ट्रेड बिल एक ही चीज़ होती है। क्या है ना जैसे हमारा कोई एक फार्मर भाई है, वो ऐसे आया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में अपने उसने जितना भी उसकी फसल-वसल थी जमा कर दी। अब उस यहाँ दूसरा बंदा बैठा हुआ है, वो ट्रेडर या ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है एक तरह से मान लो। ठीक है, जमा कर दी अब जो ट्रेडर है वो पहले ये पूरी जो फसल है उसे ऑक्यूपाई करेगा उसके बाद पैसे भेजेगा। बट फार्मर को आज ही ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा यहाँ से उसे एक मिल जाएगा एक नोट वोट मिल जाएगा इसे कि हाँ, मैंने खरीद लिया मतलब बिल मिल जाएगा एक कि हाँ, ये इसे पैसे देगा। तो ये बैंक के पास चला जाएगा ये बिल लेके, कमर्शियल बिल को लेके और बैंक से कहेगा कि यार देखो आप मुझे 990 हज़ार रुपए की थी सोचो उसकी फेस वैल्यू कि 990 रुपए का दे दो आप मुझे ये सामान और यही आपको 10 दिनों बाद ₹1000 मिल जाएँगे। तो बैंक भी ले लेता है, जैसे ही बैंक इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है वो ट्रेड बिल में कन्वर्ट हो जाता है, कमर्शियल बिल को ही हम ट्रेड बिल भी कहते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट को ज़रा-सा ये थोड़े में ही हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, कैसे? कि अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो मतलब टू फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए ही होता है ये गवर्नमेंट कौन-कौन से यूज़ करता है टी-बिल ये 90 डेज़ से ज़्यादा के लिए और कैश मैनेजमेंट में 90 डेज़ से कम के लिए। बैंक रेपो रिवर्स रेपो यूज़ करता है, कॉल मार्केट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट यूज़ करता है मिनिमम 1 लाख रुपए। कमर्शियल पेपर कंपनीज़ यूज़ करती है मिनिमम 5 लाख रुपए अनसिक्योर्ड होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है और क्रेडिट रेटिंग हाई होनी चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा तो इसमें कुछ था नहीं, मनी मार्केट खत्म, कैपिटल मार्केट आया। कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। कंपनी ए क्यों लेगी लोन? तो क्योंकि हाँ, वो जो भी लोन-वोन लेगी या पैसे लेगी या रिसोर्सेज़ लेगी, जनता से या किसी और से, बैंक से वगैरह-वगैरह कहीं से भी, तो वो क्यों लेगी? क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो फास्टर बिज़नेस ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा उसका, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी क्या है यहाँ पर जब भी मोबिलाइज़ेशन या फिर लोन-वोन 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो डेब्ट बेस्ड, एक इक्विटी बेस्ड। डेब्ट मतलब आपके ऊपर यहाँ पर आते हैं पहले डेब्ट बेस्ड मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, वो इंक्रीज़ कर रही है अपने रिसोर्सेज़, ठीक है? मनी लेकर, ये तो स्टार्टिंग का ही फंडा है, हर कोई ले रहा है। बट उसके बाद डेब्ट का क्या मतलब है कि उसने पैसे ले लिए किसी से, तो उसे वो प्रिंसिपल तो लौटाना ही है प्लस इंटरेस्ट भी लौटाना है। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो और वो लौटाना भी है, तो वो लायबिलिटीज़ में आ गया, ठीक है? और बट हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हो अपनी कंपनी की ओनरशिप। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है कि कोई लायबिलिटी नहीं है भई, आपने अपने कुछ एसेट्स दे दिए उसे लाइक 5% शेयर्स आपने दे दिए, डाइल्यूट कर दिए, तो डाइल्यूशन हो रहा है। बट ये नॉन डेप्थ बेस्ड है। इसमें आपके ऊपर कोई ऐसे उधार-उधार नहीं चल रहा है, ठीक है? और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करनी पड़ती है ओनरशिप ऑफ कंपनी। डेप्थ बेस्ड इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं क्या-क्या होते हैं। तो अभी हमने जो गवर्नमेंट की बात की थी शॉर्ट टर्म के लिए टी-बिल होता है जो कि मनी मार्केट में आता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका कैपिटल मार्केट में आ जाता है, जिसे हम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। और बॉन्ड यील्ड का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक, तो बॉन्ड यील्ड इसी में ही आती है, ठीक है? अब ये क्या है, ये ज़ीरो रिस्क है। मतलब ज़ीरो रिस्क कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना बैंकरप्ट हो सकती है, गवर्नमेंट के पास तो पैसा होगा ही, वो आपको वापस करेगी, तो इसलिए ज़ीरो रिस्क होता है। इसे ही हम रिस्क फ्री, गिल्ट फ्री, एजेड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। कौन-कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस फॉर्म में करती है? डेटेड सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, टी-बिल्स अपने मनी मार्केट में आता है, पता है हमें। और स्टेट गवर्नमेंट टी-बिल्स तो नहीं कर सकती, इसीलिए ये 2 तरह से करती है, तो बॉन्ड्स देती है, डेटेड सिक्योरिटीज़ देती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जब स्टेट ये इश्यू करती है आपके यही बॉन्ड्स-वॉन्ड्स, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये कुछ स्पेशल सिक्योरिटीज़ है, जैसे ऑयल बॉन्ड हो गया, एफसीआई बॉन्ड हो गया या फिर फर्टिलाइज़र बॉन्ड हो गया, पावर बॉन्ड हो गया। इन्हें हम जनरली एसएलआर सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फुली ट्रेडेबल नहीं होती है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? यार ये आरबीआई ने लॉन्च की थी, बहुत ज़्यादा रिटेलर्स हो रहे थे, वो इन्वेस्ट कर रहे थे अपना बॉन्ड्स-वॉन्ड्स या शेयर्स-वेयर्स में, तो गवर्नमेंट ने कहा यार हम भी कैप्चर करते हैं। तो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हो रहे थे, वो लोग शेयर-वेयर में इन्वेस्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा कि यार गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स में करो ना इन्वेस्ट। और गवर्नमेंट ने दूसरा एम दिया था इसका कि यार गवर्नमेंट ना अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहती है, जो कि अभी डोमिनेट कर रखा है बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, म्यूचुअल फंड्स ने एंड वगैरह-वगैरह ने। सॉरी। सो या उसके बाद अपना फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पढ़ लो। अ, जो ये फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बट ये अभी कितने 2 से 3% ही है। स्कोप क्या है इसका? तो स्कोप तो वही है कि यार गवर्नमेंट ना एक पोर्टल एवेन्यू अपना लॉन्च कर रखा है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, टी-बिल्स में कर सकते हो, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में कर सकते हो, सॉवरेन बॉन्ड्स में कर सकते हो, ठीक है? और इन्वेस्ट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कहीं भी कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में फ़र्क है। क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड्स में कोलैटरल कंपनी रखती है, या तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं या फिर सिक्योरिटी के नाम पर बॉन्ड्स देती है कंपनी अपने, ठीक है? डिबेंचर में ऐसा कोई भी कोलैटरल नहीं रखती है, इसीलिए ज़्यादा रिस्की है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कम रिस्की है यहाँ पर तो कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बॉन्ड का इसीलिए इंटरेस्ट रेट कम होता है डिबेंचर से। जनरली लॉन्ग टर्म्स के लिए बॉन्ड लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अपना डिबेंचर्स करते हैं। और प्रायोरिटी किसे मिलती है, अगर कभी भी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो ग्रेटर प्रायोरिटी बॉन्ड्स को मिलेगी, ऑब्वियसली डिबेंचर्स को कम मिलेगी। और पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो देखो जितना डिसाइड है कि हाँ भाई इतना पैसा मिलना है आपको, तो वो मिलता ही है बॉन्ड्स में,
ठीक है, कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिबेंचर्स में कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो अगर वो लॉस में है तो आपको कम पैसा मिलेगा। डिबेंचर क्या है? डेब्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पता है हमें। तो एक कन्वर्टेबल होते हैं, एक नॉन कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल मतलब जो आपने लोन और डेब्ट लिया उसे आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल में नहीं कर सकते। आपके आपके पास कुछ अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो अगर कंपनी अच्छा कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं कर सकते, बस आपको पैसा वापस मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब कि अ, रिस्की है ज़्यादा और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मतलब कि कम रिस्की है। ओह! सॉरी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा रिस्की है। इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब कि कम रिस्की है, सीधी-सी बात है। तो जो आपका ये वाला सीन होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ये कम रिस्की होता है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं क्राउडिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। क्राउडिंग इफ़ेक्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा बोरो कर लिया डोमेस्टिकली, तो अब लेस रिसोर्स हो गए प्राइवेट के लिए और लेस रिसोर्स हो गए तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो गए। अब क्योंकि पहले 10 लाख रुपए थे हाँ, लोन देने के लिए बैंक के पास। अब गवर्नमेंट ने 8 लाख ले लिया, सिर्फ़ 2 लाख रुपए बचे हैं, तो जो बैंक है, वो एक तरह से है तो प्राइवेट कंपनी है, सो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कि हाँ, ठीक है, अब कम पैसे बचे हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब अ, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो कंपनीज़ क्या करती है इंडिया से बाहर से फ़ॉरेन बैंक से या फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक तो क्रंच हो रखा है रिसोर्सेज़ का डोमेस्टिक कंट्री में प्लस वहाँ बाहर से उन्हें इंटरेस्ट रेट सस्ता मिल जाता है। तो ऑब्वियसली बाहर से करेगी, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्या आती है? कि जो ये बाहर से लोन लेते हैं वो डोमिनेटेड किस में होता है डॉलर और फ़ॉरेन करेंसीज़ में, तो इसके साथ-साथ एक्सचेंज रेट रिस्क रेट भी आ जाता है। अब एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है कि अभी क्या है $1 की वैल्यू ₹80 है, कल $1 की वैल्यू ₹100 हो जाए, ठीक है? तो अभी हमने सिर्फ़ अगर $1 ही बोरो किया है बाहर से, तो अभी हमें कुछ टाइम बाद देने थे ₹80 बट प्लस इंटरेस्ट बट अब क्या देने होंगे हमें ₹100 देने होंगे, मतलब कि ₹20 का तो पूरा-पूरा से नुकसान ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। इसी के लिए हमने मसाला बॉन्ड निकाले थे। ये क्या है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है कि हम बाहर से बोरो तो करेंगे कि हम लोगों ने अगर ₹5 बोरो किए 80 के हिसाब से मतलब ₹400 तो हम लोग को सिर्फ़ ₹400 ही वापस करने हैं अब, मतलब रुपए के हिसाब से, ऐसा नहीं कि डॉलर बढ़ गया, घट गया तो हम लोग उसके हिसाब से पे करेंगे, नहीं। तो अब यहाँ क्या है एक्सचेंज रेट रिस्क किसके पास है? इन्वेस्टर के पास रहता है। ठीक है, फर्स्ट मसाला बॉन्ड अपना वर्ल्ड बैंक ने किया था, फर्स्ट स्टेट केरल ने किया था। अ, ओके ये सब तो फैक्ट्स हैं। हाँ इसके एक्सटर्नल बोरोइंग के लिए एलिजिबल एंटिटीज़ कौन है? जो भी अपना एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल है, वो सब एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर सकते हैं। लिमिट क्या है $750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट और प्रोसीड्स ऑफ ईसीबी कांट बी यूटिलाइज्ड किन पर्पस के लिए? रियल एस्टेट के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट और रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये अपना हाँ, ऑब्वियसली मसाला बॉन्ड कौन-कौन इश्यू कर सकता है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ इश्यू कर सकती है जो कि एफएटीएफ की मेंबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 39 मेंबर्स हैं, इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, कनाडा भी है, पाकिस्तान नहीं है। ओके सो